आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये है 22 मई की शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। मैं हूं अमन गुप्ता। पाकिस्तान में रिहायशी इलाके में गिरा प्लेन, करीब 100 लोग थे सवार। यहाँ पर प्लेन गिर गया है, पीछे घरों में आग लग गई है। अम्पन प्रभावित बंगाल और ओडिशा का प्रधानमंत्री ने किया हवाई दौरा। एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया व्यवस्था की जाएगी। आरबीआई ने बताया पहली छमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रहेगी नेगेटिव। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सारे फैसले हमारी जिंदगी को उस 20 लाख करोड़ के पैकेज से कहीं ज्यादा गहराई से प्रभावित करेंगे, जिसे वित्त मंत्री ने 5 दिनों तक घोषित किया था। इसके अलावा सुनवाएंगे कोरोना से निपटने के लिए महाराष्ट्र की तैयारी पर हुई आदित्य ठाकरे से बातचीत। लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। नमस्कार, प्रस्तुत है अभी तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अम्पन चक्रवात से प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा का दौरा। पश्चिम बंगाल की मदद के वास्ते दिए 1000 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मुख्य ब्याज दर और घटाई। लोन की किस्त चुकाने पर 31 अगस्त तक राहत। घरेलू विमान यात्रा के लिए बुकिंग आज से शुरू हुई। 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों के लिए पिछले 24 घंटे में 13 लाख से ज्यादा टिकटों की बुकिंग हुई। गृह मंत्रालय ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड धारकों को कुछ शर्तों के साथ भारत यात्रा की मंजूरी दी। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,18,000 से अधिक हो गई है। अब तक 48,534 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना संकट से पैदा हुए हालातों पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम पर प्रतिबंध की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की कोल ब्लॉक आवंटन मामले में लगाई गई स्टे की याचिका खारिज कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के चैम्बर खुले। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक सम विषम योजना के आधार पर कामकाज कर सकते हैं। अब से कुछ घंटे पहले पाकिस्तान के एक बड़े विमान हादसे की खबर आई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की फ्लाइट लाहौर से कराची जा रही थी। विमान में करीब 100 यात्री सवार थे। PIA के प्रवक्ता अब्दुल सत्तार ने घटना की पुष्टि की है। हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दुर्घटना स्थल से काले धुएं का गुबार उठता दिख रहा है और एक चश्मदीद सूचना देते हुए सुना जा सकता है। यहाँ पर प्लेन गिर गया है। मलिर कैंट के बिल्कुल सामने कॉलोनी में पूरी घर का एरिया है, पूरा पीछे घरों में आग लग गई है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक विमान के उतरने से 1 मिनट पहले उसका संपर्क टूट गया था। लॉकडाउन के कारण घरेलू उड़ानें पाकिस्तान में बंद की गई थीं, जिन्हें पिछले हफ्ते शनिवार को ही दोबारा शुरू किया गया था। पाकिस्तान की मीडिया में इस घटना को लेकर जो जानकारी दी जा रही है, उन सारी जानकारियों को एक साथ आपके लिए लेकर हाजिर हैं परवेज आलम। पाकिस्तान के सभी न्यूज चैनल्स और अखबार PIA के विमान हादसे की खबर को तफसील से ब्रेकिंग न्यूज में चला रहे हैं। जैसा कि अब तक हम जानते हैं कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइंस PIA के एक यात्री विमान फ्लाइट नंबर PK8303 ने लाहौर से कराची शहर के लिए उड़ान भरी और इसे आज दोपहर 2:40 पर कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। लेकिन लैंडिंग से सिर्फ 30 सेकंड पहले विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हवाई अड्डे से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर मलिर मॉडल कॉलोनी नाम के रिहायशी इलाके में जिना गार्डन नाम की जगह पर जा गिरा। अखबार जंग के मुताबिक जहाज में 91 मुसाफिर और क्रू के 7 कर्मचारी यानी कि कुल 98 लोग सवार थे। अखबार का कहना है कि एक पाकिस्तानी टीवी न्यूज चैनल की डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी भी इस फ्लाइट पर सवार थे। जहाज गिरने से तबाह होने वाले एक मकान से एक 5 वर्षीय बच्चे और 33 वर्षीय पुरुष की लाशें निकाली गई हैं। इसी घर से निकाले गए 4 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है।
अखबार डॉन की वेबसाइट के अनुसार पीआईए का ये जहाज A320 एयरबस था। पीआईए के प्रवक्ता अब्दुल हफीज के मुताबिक लाहौर से आने वाली इस फ्लाइट पर बैंक ऑफ पंजाब के प्रेसिडेंट जफर मसूद भी सवार थे, जो बच गए हैं। कुछ और लोग भी बच गए हैं। पीआईए के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एयर मार्शल अरशद मलिक ने कहा है कि पायलट ने कंट्रोल रूम को बताया कि उसे किसी टेक्निकल परेशानी का सामना है, इसलिए उसने लैंड नहीं किया। हालांकि पीआईए अधिकारी के अनुसार 2 रनवेज लैंडिंग के लिए मौजूद थे। अखबार डॉन का कहना है कि पिछले साल पीआईए का एक जहाज गिलगित हवाई अड्डे पर लैंड करते वक्त स्किड कर गया था और हादसे से बच गया था। लेकिन सन 2016 में पीआईए फ्लाइट नंबर PK661, जिस पर 48 लोग सवार थे, चित्राल से इस्लामाबाद के रास्ते पर हादसे का शिकार हो गई थी और 48 लोग मारे गए थे। आज शुक्रवार को जो विमान PK8303 दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उस पर पीआईए के अनुसार 51 पुरुष और 31 महिलाएं सवार थे और 9 बच्चे भी मुसाफिरों में शामिल हैं। शुक्रिया परवेज आलम। घटना के कुछ देर बाद मेरे सहयोगी ऋतुराज ने बात की बीबीसी के पूर्व और पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार एहतशाम उल हक से। लेकिन ये बड़ा ही अफसोसनाक ये हादसा आज हुआ है और अनएक्सपेक्टेड जिसको कहते हैं, बिल्कुल किसी को कुछ पता ही नहीं क्या हुआ। पीआईए की फ्लाइट्स वैसे तो ऑपरेट कर रहे हैं जब से कोरोना वायरस की वजह से, मुल्क के अंदर भी और बाहर भी। और ये लाहौर से कराची जा रहा था पीआईए का, और इसमें 99 पैसेंजर थे और 8 इनके क्रू के बाकी मेंबर थे, तो 107 लोग टोटल हैं जिनकी हत्या हुई है। उसके बाद जिस तरीके से ये हुआ है वो ज़्यादा परेशान कुन है कि ये शहरी आबादी वाले इलाके में जाके गिरा है, और उस हवाले से ज़्यादा परेशानी है क्योंकि अब तक डिटेल इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है कि कितने घरों को नुकसान है, कितने लोग वहाँ पे मारे गए हैं। तो अभी रेस्क्यू का काम शुरू है। साथ ही वो गवर्नमेंट कहती है कि हमने ऑर्डर कर दिया कि किस वजह से हुआ है, टेक्निकल खराबी की वजह भी हो सकती है, लेकिन साथ ये भी बताया जा रहा है कि पीआईए के वो जहाज़ है जिनको सबको अपग्रेड करके चलाया जा रहा है, लिहाजा इसमें कोई हादसे का बज़ाहिर चांस नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है, ये इन दिनों में एक तरफ कोरोना वायरस की परेशानी, दूसरी ये परेशानी शुरू हो गई। अब फ्लाइट्स जो है वैसे ही बंद हुई हैं, अब दोबारा रिज्यूम होनी है, तो लोगों को और परेशानी होगी कि जहाज़ों का पीआईए का कोई इशू तो नहीं है कि जाना होगा, कोई दूसरा जहाज़ तो नहीं, खुदा न खास्ता ऐसा होगा। तो अभी तो खामोशी इस लिहाज से है कि गवर्नमेंट के लोग, सब लोग यही कह रहे हैं कि जब तक डिटेल्स पता ना चल जाए हमें और मालूम ना हो जाए कि क्या वजह हुई है। लेकिन फिलहाल तो मसला जो है जी रेस्क्यू ऑपरेशन का बना हुआ है। सब तरफ जो है ना कराची की एडमिनिस्ट्रेशन भागम भाग जा रही है, और छोटे छोटे इलाके हैं जी जहाँ पे जाके गिरा है, और उस वजह से लोग ज़्यादा परेशान है कि ये जहाँ पे गिरा है पता नहीं कितने घर डैमेज हुए, इससे कितने लोगों की और क्या हुई है, ये किसी को भी नहीं पता। जहाँ पे ये जहाज गिरा है वो एरिया एयरपोर्ट से कितना नजदीक है, और वहाँ पे क्या माहौल है जो लोकल आप लोगों को वहाँ पता चल पा रहा है? देखें जी, जो फुटेज सामने आई है वो तो बहुत ही पैनिक वाली आई है। वो 8-10 फुटेज नजर आ रही है, वो तो बिल्कुल जो है वो एयरपोर्ट के करीब तो नहीं है बिल्कुल जगह, लेकिन एयरपोर्ट से थोड़ी सी बिल्कुल शहर के अंदर जाके, जहाँ पे बहुत ही क्राउडेड इलाके हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, को बहुत बड़ी आबादी ऐसी नहीं है कि जिसमें हम कहें कि पॉश एरियाज हैं, और यही मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उस जगह पे रहते हैं। और उस हवाले से जो जानकारी है वो तो यही है कि जी एक परेशानी का आलम है, लोग भाग रहे हैं इधर से उधर और किसी को कुछ नहीं पता चला, और फ़ोन कर रहे हैं एक दूसरे के घरों में, चेक कर रहे हैं कि कौन कोई रिश्तेदार, किसका अजीज जो है ना उसके साथ क्या वाक़या हुआ है। तो इस हवाले से तो बहुत ही पैनिक वाली सिचुएशन। अभी तो जो तस्वीरें आई हैं, जो फुटेज आ रही है, इंतहाई धुआं आसमान की तरफ उठता चला जा रहा है। लगता है कि खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा डैमेज जो है ना वो हुआ होगा, लेकिन अभी तक इनिशियल जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यही है कि असेसमेंट हो रही है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वहाँ पहुँच गई हैं और लोगों को वहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना जिसको कहते हैं पॉपुलेटेड इलाका है, छोटे छोटे घर हैं, अभी इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी शुक्रिया एहतशाम उल हक इस जानकारी के लिए। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। कोरोना संकट के बीच देश की विपक्षी पार्टियां आज एक साथ नजर आईं। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों की देश के मौजूदा हालात को देखते हुए एक बैठक की गई। हालांकि इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल सपा और बसपा ने हिस्सा नहीं लिया। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी इससे दूर दिखी।
मीटिंग में क्या बातचीत हुई, इस बात की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऋतुराज ने बात की राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा से। दो चार चीजें जो बहुत ही कॉमन थी। सबसे पहली चीज को तमाम विपक्ष के दलों को इस बात का एहसास था कि ये जो इस महामारी है, इसमें जो समग्रता और सामूहिकता की कवायद सरकार की ओर से होनी चाहिए थी, वो बिल्कुल नहीं हुई। और हमने सरकार के पक्ष में हम खड़े रहे एक कोरोना कंसेंसस के नाम पर, लेकिन जब प्रवासी मजदूरों का मसला हो, जब वो छवियां, उसके बावजूद सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे उनको राहत हो। तो आज तमाम लोगों ने अपने अपने विचार शेयर किए और कई कॉमन चीजें निकल करके आई। सबसे पहली चीज तो लोगों ने कहा कि जो ये राहत है, अगर ये आप इकोनॉमिक पैकेज जो सरकार ने राहत के नाम पे अनाउंस किया, अगर इसका आप ब्लूप्रिंट देखें तो ये एक अनिश्चित तिथि में, भविष्य में एक अनिश्चित राहत की घोषणा है, जबकि चिंताएं और जरूरतें तात्कालिक है। उसके मद्देनजर तमाम विपक्ष के दलों ने, वो स्टेटमेंट भी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन ये तय किया कि जितने भी नॉन इनकम टैक्स पेइंग फैमिली हैं, उसमें 7.5 से लेकर 10,000 तक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर 6 महीने तक किया जाए। दूसरा, मनरेगा, अभी जैसे मैं बिहार का ही केस लूं, ये जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, इनको एम्प्लॉय करने की व्यवस्थाएं क्या है? तो मनरेगा में आपने हाफ हार्टेड तरीके से लोकेशन बढ़ाया, तो तमाम विपक्ष के दलों का आग्रह था कि आप मैन डेज बढ़ाइए और साथ ही साथ वेज बढ़ाइए। देश के किसी हिस्से में कोई भी प्रवासी मजदूर जो फंसा पड़ा है, उसका फ्री मूवमेंट करा करके, फ्री, उसे अपने अपने डेस्टिनेशन पे भेजिए, अपने अपने घरों में भेजिए। अभी तक आपने इसी पेंडेमिक के दौरान श्रम कानूनों में बहुत बदलाव किया गया, और वो तमाम बदलाव श्रमिकों के हित में नहीं है, बल्कि उनके हाथ काटते हैं। ये भी अपील की गई है गवर्नमेंट से कि इसको खत्म किया जाए, क्योंकि ये इस तरह के कानून, वो भी बिना पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी के आप कर रहे हैं। उसके बाद ये भी तय हुई कि रबी हार्वेस्ट के लिए तुरंत शुरुआत करिए, और खरीफ के लिए फर्टिलाइजर, मतलब रबी की खरीद के लिए, और खरीफ के लिए आप फर्टिलाइजर, बीज वगैरह तुरंत मुहैया कराइए। मनोज जी, एक सवाल पूछना चाहूंगा कि थोड़ा देर नहीं लगता आपको कि थोड़ा विपक्ष इस मसले पे एक्टिव होने में थोड़ा सा देर हो गया? नहीं, मेरा मानना है, मैं अगर आपको ईमानदारी से कहूं, विपक्ष ये कह रहा था, लेकिन विपक्ष ये नहीं चाहता था कि लोग कहें कि सरकार को मौका नहीं दे रहे हैं, और राजनीतिक छिछालेदारी में हम वेट करते रहे। जब सरकार का पैकेज आया, जब हमने प्रवासियों के लिए कोई बात नहीं देखी, तब दूसरी बात, लोग कहते हैं पॉलिटिक्स। अगर इस वक्त में जो हाहाकार की छवियां हैं, अगर विपक्ष के दल उन हाहाकार की छवियों और स्वरों के पीछे ना खड़े हों, तो फिर राजनीति का तो कोई मतलब नहीं है। हमने बहुत बड़ा रोपवे दिया था सरकार को, आप करिए, हम साथ में हैं, लेकिन उनके करने में, लॉकडाउन आपने अनाउंस किया, हम पक्ष में खड़े हो गए क्या? लेकिन लॉकडाउन का आपने इस्तेमाल किया हेल्थ सेक्टर की कैपेसिटी बिल्डिंग में? बिल्कुल नहीं। क्या आपने लॉकडाउन का इस्तेमाल किया कि लोगों को सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचा दिया जाए, ताकि सुरक्षित रहें, घर में रहें? ये सिर्फ एक उच्च मध्यम वर्गीय अवधारणा ना हो। ये सारी वजह थी, और हमारा मानना है कि ये भी सरकार से कहा गया है कि एग्जिट स्ट्रैटेजी आप किस प्रकार से तैयार करेंगे आगे चल करके, और पार्लियामेंट की फंक्शनिंग तो सुनिश्चित करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अम्पन चक्रवाती तूफान से प्रभावित दोनों राज्यों पश्चिम बंगाल और ओडिशा का हवाई दौरा किया। प्रधानमंत्री पहले पश्चिम बंगाल पहुंचे, यहां तूफान प्रभावित इलाकों में नुकसान के लिए तुरंत 1,000 करोड़ रुपए की मदद की घोषणा की। वहीं ओडिशा पहुंचकर उन्होंने 500 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय स्तर की एक टीम भी भेजी जाएगी। इस बारे में अधिक जानकारी दे रही हैं माधुरी। सामने संकट कई प्रकार के हैं। कोरोना का संकट, आर्थिक संकट, अब ये प्राकृतिक आपदा का संकट। इन सब संकटों से जब देश जूझ रहा हो, तब प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत जरूरी हो जाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब कल प्रधानमंत्री से बंगाल के दौरे की बात की, तो प्रधानमंत्री ने तुरंत उनकी मांग मान ली। वो पहले पश्चिम बंगाल पहुंचे
और तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। इस दौरान उनके साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राज्य की मदद को दिए गए 1000 करोड़ के राहत पैकेज को लेकर असंतुष्टता दिखाई। उनका कहना है कि पैकेज से जुड़ी कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री ने नहीं दी है कि ये पैसा कब और कैसे मिलेगा या ये अग्रिम धनराशि है। तूफान के कारण नुकसान लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ है, जबकि मिले सिर्फ 1000 करोड़ रुपए हैं। उधर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पश्चिम बंगाल सरकार को हर संभव सहायता देने की पेशकश की। उम्मीद है कि तूफान से नुकसान का आकलन भी जल्द होगा और दोनों राज्यों में जनजीवन जल्दी ही सामान्य हो जाएगा। फिर कोविड-19 की चुनौती तो है ही। माधुरी, आज तक रेडियो। अम्पन तूफान ने कोलकाता में भीषण तबाही मचाई है। कई इलाकों में अभी भी बिजली पानी की सप्लाई बाधित है। सुनिए कोलकाता के पास रहने वाले हेमंत शर्मा की आंखों देखी। केस्टोपुर समरपल्ली से हूँ। यहाँ सिचुएशन अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई है। टाइफून बहुत तेज था यहाँ पे और जिस समय यहाँ तूफान आया तो उससे पहले ही लगभग रुक रुक के या बहुत तेज बरसात हो रही थी और जब मेन तूफान जिस समय आया तो हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि आसपास बहुत सारे पेड़ हैं वो जड़ सहित उखड़ गए और कई घरों की खिड़कियां हैं उनके कांच टूट गए। हमारे खुद की छत के ऊपर जो डिश एंटीनाज लगे हुए थे वो वॉल के अंदर से ही जाके उखड़ गए। उसके अलावा कई छत के ऊपर बांस पड़े थे वो सब उड़ के इवन इधर उधर बिखर गए और मतलब एक समय तो इतना भयावह माहौल हो गया था कि ऐसा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है। और हाँ मैम, पिछले लगभग 30 घंटे से बिजली गई हुई है, अब तक बिजली की सप्लाई नहीं हुई। यहाँ सब लोग इतने परेशान हैं कि पूछो मत। सब इधर उधर बाहर रोड पे घूम रहे हैं। एक तो कोरोना की वजह से वैसे ही सबको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और अपने अपने घरों में रहना है, लेकिन यहाँ अभी अपने घरों में रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। सब लोग बाहर निकल रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। पावर कट है, अब तक पावर नहीं आया और फ्लैट्स में जो टैंक है वहाँ का वाटर जो पानी है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। और जिस समय टाइफून आया उस समय एक बार तो ऐसा लगा कि बिल्डिंग जैसे गिरने वाली हो कोई, लेकिन फिर भी हमने जैसे तैसे सारे खिड़की दरवाजे सब बंद करके अपने आप को मैनेज किया। लेकिन अब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है मैम। अभी पिछले लगभग 30 से ज़्यादा घंटे हो चुके हैं, अभी पावर नहीं आया है, पानी ख़त्म हो गया है, छोटे बच्चे हैं वो बहुत परेशान हो रहे हैं बिल्कुल। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से और इन सब से कि जितना जल्दी हो सके एटलीस्ट पावर सप्लाई तो ऑन करें यहाँ पे। आज तक रेडियो की नई पेशकश आज का दिन हर सुबह 7 बजे से देश विदेश की खबरें, रिपोर्टें, इंटरव्यूज, बाजार का हाल, खेल की दुनिया और सबसे दिलचस्प बात यह कि भारत और दुनिया के बड़े अखबारों की समीक्षा आज के दिन। आज तक रेडियो का नया खबरनामा सुबह 7 बजे से घंटे भर। पता वही aajtak.in/रेडियो। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। पिछले हफ्ते सरकार के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद आरबीआई की रेपो रेट 4.4% से घटकर 4% हो गई है। हालांकि रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके साथ ही लोन की किस्त देने पर भी 3 महीने की अतिरिक्त छूट दी गई है।
इसके अलावा आरबीआई गवर्नर ने अर्थव्यवस्था से जुड़ी और भी बातें कहीं। जैसे उन्होंने बताया कि पहली छमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 2020-21 में नेगेटिव रहेगी। औद्योगिक उत्पादन में मार्च में 17% की गिरावट दर्ज की गई और खाद्य महंगाई अप्रैल में फिर बढ़कर 8.6% हो गई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जिन बातों की जानकारी दी उसमें आम लोगों को प्रभावित करने वाली बातें कौन सी थीं और इसे भविष्य के हिसाब से कैसे समझा जाए, बता रहे हैं आर्थिक मामलों के जानकार और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी। रिजर्व बैंक गवर्नर की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों में सरकार की तरफ से हुई सारी घोषणाओं में सबसे महत्वपूर्ण और शायद सबसे ऐतिहासिक थी और इसे हमें क्रमशः समझना पड़ेगा, क्योंकि इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के सारी घोषणाएं और सारे के सारे फैसले हमारी जिंदगी को उस 20 लाख करोड़ के पैकेज से कहीं ज्यादा गहराई से प्रभावित करेंगे जिसे वित्त मंत्री ने 5 दिनों तक घोषित किया था। सबसे पहली बात, अधिकृत रूप से भारत के केंद्रीय बैंक ने मान लिया कि भारतीय अर्थव्यवस्था गहरी मंदी में धंस चुकी है, यानी भारत की अर्थव्यवस्था में निगेटिव ग्रोथ रेट का 0 से नीचे विकास दर जाने का खतरा है। 0 से नीचे विकास दर जाने का मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले साल जितना उत्पादन हुआ था उतना भी उत्पादन इस बार नहीं होगा। अब वो 0 से कितने नीचे जाएगी? 3%, 4%, 5%, आकलन 7 और 8% के भी हैं। जितनी गिरावट 0 से नीचे होगी हम उतने ही गहरे संकट में रहेंगे। सनद रहे कि 30-40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। भारत में करीब 20 करोड़ के आसपास लोग जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, उनकी जीविकाओं पर नेगेटिव ग्रोथ गहरा असर डालने वाली है और लोगों के वेतन और कमाई में बढ़ोतरी की संभावनाएं यहाँ आकर शून्य हो जाती हैं। और यदि रिजर्व बैंक भी अभी मान रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 0 की विकास दर है, तो अब ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार ने घोषित किया था, इसे समझने देखने के तौर तरीके और नजरिए बदल जाएंगे, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में अब कोई राहत की जरूरत नहीं, हम गहरे संकट में हैं और इसे उबारने के लिए कुछ और भी सरकार को करना पड़ेगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण घोषणा थी जिसका सीधा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ेगा कि पिछले 3 महीनों में लॉकडाउन के दौरान लोगों को केवल बेकारी ने, मंदी ने, कमाई में कमी ने नहीं बल्कि महंगाई ने भी बुरी तरह मारा है। भारत की महंगाई दर 8% से ऊपर निकल चुकी है, जो सप्लाई कांस्टेंट के कारण है, यानी कि लॉकडाउन के कारण बहुत सारी चीजों की आपूर्ति प्रभावित हुई थी, जिसका असर स्थानीय स्तर पर महंगाई दरों में दिखाई दिया है। और शायद यही वजह थी कि सरकार ने खुदरा महंगाई के आंकड़े पिछले महीने जारी नहीं किए थे, क्योंकि उन आंकड़ों में शायद महंगाई का काफी विकराल रूप नजर आता। तीसरी जो महत्वपूर्ण घोषणा है वह घोषणा थी कि भारत में कर्जों पर जो 3 महीने की छूट दी गई थी, यानी कर्ज की वसूली बैंकों को 3 महीने के लिए रोकने के लिए कहा गया था, उसे 3 महीने और बढ़ा दिया गया, यानी अगस्त तक। यह भी अभूतपूर्व है। भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बैंक 6 महीने तक, 7 महीने तक अपने कर्ज की वसूली नहीं करेंगे। अब यहाँ से बैंक एक अजीब से ट्रैप में फंस रहे हैं। अगर अर्थव्यवस्था आने वाले समय में 3 महीने में नहीं उभरी, जिसके उभरने की संभावनाएं नहीं है, रिजर्व बैंक भी मान रहा है, तो क्या कर्ज की वसूली को और टाला जाएगा? और कर्ज की वसूली को टालने के इस फैसले का असर आज ये हुआ कि शेयर बाजार में बैंक बुरी तरह टूटे। भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक 52 हफ्ते के लोएस्ट लेवल पर आ गया। पूरे बाजार को चिंता है कि बैंकों की बैलेंस शीट का क्या होगा, उनकी बचत का क्या होगा, उनमें रखे हुए लोगों की जो बचत है उस पर होने वाले रिटर्न का क्या होगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मंदी गहरी खिंचेगी और सरकारें जब लोन की वसूली टालती हैं तो उसको खत्म करने या रोकना मुश्किल हो जाता है अगर मंदी जल्दी नहीं उभरती। तो इस पर हमें निगाह रखनी होगी कि भारत के बैंकों की क्या स्थिति बनेगी इस मॉरिटोरियम के बढ़ाए जाने के बाद। और चौथा जो महत्वपूर्ण फैसला था रिजर्व बैंक का आज की पॉलिसी में, वो था कि रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में करीब 40 बेसिस पॉइंट की या 40% अंक की 0.40% की कमी की। ये वो रेट होती है जिस पर रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। इससे पहले की कटौती 70 बेसिस पॉइंट की थी, यानी करीब 1.15% की कटौती कोविड के दौरान हो चुकी है। इस कटौती का कोई फायदा बाजार में कर्ज की मांग बढ़ाने में या कर्ज का प्रवाह बढ़ाने में नहीं हुआ है, क्योंकि कर्ज लेने वाले नहीं है। ऐसी मंदी में लोग कर्ज चुका ही नहीं पा रहे हैं तो नया कर्ज क्यों लेंगे? इसके उल्टे बैंक अपना पैसा, जो बैंकों के पास पैसा, वो रिजर्व बैंक को वापस लौटा रहे हैं और रिवर्स रेपो के जरिए रिजर्व बैंक से ब्याज मांग रहे हैं। इसलिए रिजर्व बैंक ने आज रिवर्स रेपो रेट पर में भी कमी की, यानी कि बैंक अगर रिजर्व बैंक के पास अपनी अतिरिक्त लिक्विडिटी, तरलता पूंजी जो उनके पास उपलब्ध है, अगर वो रिजर्व बैंक के पास जमा करेंगे तो उनको होने वाले रिटर्न कम होंगे। इसका ज्यादा बड़ा मतलब कर्ज लेने वालों के लिए या बाजार में कर्ज लेने वालों के लिए नहीं है, बल्कि इसका ज्यादा बड़ा मतलब आम बचतकर्ताओं के लिए है, जिनकी बचत पर रिटर्न आने वाले समय में और घटेगा, क्योंकि बैंकों के मार्जिन्स में, बैंकों के मुनाफों में और ज्यादा कमी होगी। जो तरलता है या जो पूंजी बाजार में उपलब्ध है या जो ब्याज दरों में कमी है, उसका फायदा सरकारों को मिलेगा, क्योंकि सरकारें इस बार भारत में रिकॉर्ड 25 लाख करोड़ के आसपास का कर्ज उठाने वाली है। शुक्रिया अंशुमान तिवारी। गवर्नर शक्तिकांत दास की ब्रीफिंग का शेयर बाजार पर कोई पॉजिटिव असर नहीं दिखा।
ब्रीफिंग के तुरंत बाद सेंसेक्स 350 अंक तक लुढ़क गया और निफ्टी में भी 60 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। क्या रही इसके पीछे की वजह, बता रहे हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एसोसिएट एडिटर शुभम शंखधर। लगातार 3 कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद होने के बाद आज भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 260 अंक टूटकर 30,672 के स्तर पर और निफ्टी 67 अंक गिरकर 9,039 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 2.5% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिली और ये 456 अंक टूटकर 17,278 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो वहाँ भी तेज गिरावट देखने को मिली और 94 अंक गिरकर मिड कैप इंडेक्स 12,668 के स्तर पर बंद हुआ। आज भारतीय शेयर बाजार जब खुले थे तो बढ़त के साथ खुले थे। दिन के कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 31,107 के स्तर को भी छुआ था, लेकिन उसके बाद आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद बाजार का मूड बिगड़ा। बैंक निफ्टी में तेज गिरावट देखने को मिली। आरबीआई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब गवर्नर ने इस बात की घोषणा की कि बैंकों को ये निर्देश दिए जाएंगे कि वो मॉरेटोरियम जो 3 महीने की मोहलत थी उसको बढ़ाकर 6 महीने कर दें। इसके बाद हमने देखा कि जितने भी बैंकिंग शेयर थे उनमें तेज गिरावट देखने को मिली। एक्सिस बैंक 5% से ज़्यादा टूट गए, फेडरल बैंक 4% से ज़्यादा की गिरावट, आईसीआईसीआई बैंक 4.5% की गिरावट, बंधन बैंक में हमने 4.25% की गिरावट देखने को मिली। एसबीआई में भी तेज गिरावट दिखी और एसबीआई 150 के स्तर पर आ गया, 52 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया। बैंकिंग शेयरों में ये गिरावट ने ही दरअसल पूरे बाजार का मूड बिगाड़ दिया और बाजार मोटे तौर पर गिरावट के साथ बंद हुए। आज फ्राइडे का भी सेशन था, प्रॉफिट बुकिंग थी, इसके बाद वीकेंड है तो एक प्रॉफिट बुकिंग का भी दबाव रहता है जिसकी वजह से गिरावट देखने को मिली। आज के एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 993 शेयर ऐसे थे जिनमें गिरावट देखने को मिली और इनके सामने करीब 559 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। मोटे तौर पे आज बाजार में गिरावट की जो वजह थी वो दरअसल आरबीआई की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आरबीआई ने ये घोषणा भी की कि वित्त वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक विकास दर नकारात्मक रहने के आसार हैं। महंगाई की भी बात की कि पूरी तरीके से डेटा नहीं आ पाए हैं लेकिन फिर भी महंगाई 8% से ज़्यादा है। जितने भी डेटा उपलब्ध हैं उसके हिसाब से डायरेक्शनल इसको माने, नंबरों पर ना जाएँ। अगर डायरेक्शनल भी अगर आप देखते हैं तो ये ऊपर की तरफ हैं। इसके बाद आज FIIs DIs का नंबर आया तो FIIs और DIs दोनों ने ही आज के सत्र में बिकवाली की। FIIs करीब 1353 करोड़ रुपए की बिकवाली करके गए जबकि DIs ने 344 करोड़ की बिकवाली करी। मोटे तौर पे आज बाजार में गिरावट की जो बड़ी वजह बनी वो बैंकिंग शेयर बने, उन्हीं ने आज की वो गिरावट को लीड किया। शुक्रिया शुभम शंखधर। देश में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 40,000 को पार कर गया है। अकेले राजधानी मुंबई में करीब 25,000 लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हैं। लगातार तेजी से बढ़ते मामलों के बीच कई जगहों पर मॉड्यूलर अस्पताल बनने का काम शुरू हो गया है। क्या हैं ये मॉड्यूलर अस्पताल और महाराष्ट्र सरकार कोरोना से कैसे मुकाबला कर रही है? आज तक से खास बातचीत में महाराष्ट्र के पर्यटन एवं पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने दी जानकारी। किस तरीके से मुंबई इस पूरी कोविड की लड़ाई के साथ जीतने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर है जो खुद इस फैसिलिटीज पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं आदित्य ठाकरे से। आदित्य जी, जिस तरीके की ये फैसिलिटी तैयार की जा रही है वो देखते हुए आप क्या कहेंगे कि कितनी बेड्स हम तैयार कर पाएंगे और कब तक ये तैयार हो? मैं हूँ, फिर जो मेरे कलीग है असलम शेख जी है वो है, हम सारे लोग, राजेश टोपे जी घूम रहे हैं, हम सारे लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा बेड्स उपलब्ध हो। आपने देखा होगा सीएम साहब की जो सूचना थी उसके ऊपर डोम 600 बेड्स का है, फिर बीकेसी 1000 बेड्स का है। वैसे ही हम काफ़ी सारे ऐसे रेस कोर्स है, विलिंगडन क्लब है, इन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने हमें खुद की जगह दी है। तो लगभग पहले फेज में 9000 बेड्स हम उपलब्ध कर पाएंगे, ये हमारी आशा है, ये हमारी कोशिश है। तो मतलब अगले महीने तक मुंबई में 9000 बेड्स और उपलब्ध हो जाएंगे जिसमें अस्पताल के बेड्स भी होंगे, क्वारंटाइन फैसिलिटी के भी होंगे और आईसीयू भी उसमें शामिल। बिल्कुल, जो क्वारंटाइन फैसिलिटी है वो CC1 होती है, CC2 आइसोलेशन बेड्स है। हम ऑक्सीजनेशन भी दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वगैरह काफ़ी सारी मशीनें हैं वो लगा रहे हैं। आईसीयू बेड्स हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। मेयर साहिबा भी है, म्यूनिसिपल कमिश्नर है, ये सारी एक पूरी टीम बनी हुई है और हम सब इसी काम में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये 30% जो अभी हिस्सा महाराष्ट्र का है जिसकी वजह से महाराष्ट्र पे बहुत ज़्यादा नजर हो रही है, विपक्ष भी कहने लगा है कि बहुत ज़्यादा केसेस निकल रही है, कैसे आपको लगता है कि ये कंट्रोल हो पाएगा? क्या इससे, जैसे मैंने कहा कि हमें केसेस खुद तो एक डरने की बात नहीं है, अगर खुद को कोई सिम्टम्स हो तो अपने डॉक्टर से बात करें और जल्द से जल्द रिपोर्ट करें, वो एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, हम ये भी बोलते हैं कि काफ़ी सारे लोग रिकवर भी हो रहे हैं, तो वो एक दूसरी बात है। और तीसरी बात है कि हम कोई भी नंबर छुपा नहीं रहे, जैसे है वैसे है और आंकड़ों को हेड ऑन ले रहे हैं। अभी हम लोगों के घर जा रहे हैं कि भाई आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, आपका
टेम्परेचर है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक हमने स्टैंड लिया है, आपने देखा होगा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नवारो साहब भी है, उन्होंने भी प्रशंसा की है मुंबई की। तो मुझे लगता है इन्हीं सारी चीज़ों से हमें आगे जाना होगा और सारे अन्य राज्य जो है वो भी ऐसे करे तो देश को आगे ले जा सकते हैं। ये थे महाराष्ट्र के पर्यटन एवं पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे। और अब बात हांगकांग की। हांगकांग में हुए हिंसक आंदोलन से परेशान चीन संसद से नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पास कराने की तैयारी में है। इस कानून को लाने के बाद चीन देशद्रोह जैसे मामले से और सख्ती से निपट पाएगा। साथ ही उसे हांगकांग में हो रहे हिंसक प्रदर्शन को दबाने के लिए और ज्यादा अधिकार भी मिल जाएगा। क्या है कानून में हो रहा ये नया बदलाव और इसे अमेरिका किस तरह से ले रहा है, बता रही हैं आशिता सेठ। पिछले साल हांगकांग में हुए लोकतंत्र समर्थित प्रदर्शनों को देखते हुए चीन अब हांगकांग पर नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने जा रहा है और इसके लिए चीन ने अपनी तैयारी भी पूरी कर ली है। शुक्रवार को चीन की संसद में इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस कानून के जरिए चीन उसके विरुद्ध खड़े हांगकांग पर अपना ज्यादा से ज्यादा दबदबा कायम कर पाएगा। चीन के मुताबिक तो वो ये कानून देशद्रोह, अलगाव और तोड़फोड़ रोकने के मकसद से ला रहा है, लेकिन आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस कानून की आड़ में चीन दरअसल हांगकांग की आजादी और लोकतंत्र समर्थकों की आवाज को दबाना चाहता है। चीन कुछ करे और अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? चीन की तरफ से हांगकांग को लेकर राष्ट्रीय कानून में संशोधन की आधिकारिक पुष्टि के साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई है। चीन को चेतावनी देते हुए ट्रंप ने बेहद कड़ी कार्रवाई की बात भी कही है। साफ है कि पहले से ही चीन का विरोध कर रहे हांगकांग में इस कानून के लागू होने को लेकर प्रदर्शनों का नया दौर शुरू हो सकता है। इसी बीच चीन ने इस साल अपने रक्षा बजट में 6.6% की बढ़ोतरी कर दी है। शुक्रवार को चीन की संसद की सालाना बैठक में जारी की गई रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। अपनी सफाई में बोलते हुए चीन की स्टेट मीडिया ने कहा है कि ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कानून होगा। इस कानून को चीन नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी एनपीसी के तहत ला रहा है, जिसे टाइटल दिया गया है एस्टैब्लिशिंग एंड इम्प्रूविंग द लीगल सिस्टम एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म ऑफ हांगकांग। चीन की तरफ से कही गई तमाम बातों और वादों के बावजूद उस पर किसी को यकीन नहीं है। ऐसे में ये नया कानून क्या रंग लाता है, आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। आशिता सेठ, आज तक रेडियो। दिन भर में आज इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। आज तक रेडियो के कार्यक्रम और विशेष पॉडकास्ट अब आप हमारी वेबसाइट के अलावा गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन जैसे ऑडियो OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। हम तक पहुंचने के लिए गूगल से कहिए आज तक रेडियो पॉडकास्ट, और हाँ, radio@aajtak.com पर ईमेल करके हमें अपने सुझाव जरूर भेजिए। अब अमन गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।